हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पाठ पढ़ेंगे तीसरा, जिसका नाम है जल संसाधन। और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए करते हैं अपना वीडियो को शुरू। और यह रीट एसएसटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो। वैसे तो राजस्थान जीके के लिए सभी में आती है, लेकिन रीट एसएसटी क्योंकि उनके सिलेबस में 6 से 8 तक की, तो ये आरबीएसई की 8 क्लास की बुक है, तो इस वजह से उनके लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। चल भाई पता, जल संसाधन। जल संसाधन से आप क्या समझते हैं? जल संसाधन वे हुए जल को एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जावा साधन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधन जल संसाधन। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभावना हो को जल संसाधन कहते हैं। क्या कहते परिभाषा हैं? आ गई अब नहीं। जैसे कि भूमि संसाधन, तो इसमें क्या आएगा? नल। और तो फिर अब बताइए, जैसे कि भूमि संसाधन। अब भूमि संसाधन में भूमि आएगी कि जैसे कि कछारी भूमि, उपजाऊ भूमि, अनउपजाऊ भूमि वगैरह वगैरह। तो अब आ जाइए आगे। तो इसमें कौन कौन से साधन आते हैं? बांध व नहरें, तालाब, कुएं व नलकूप आदि। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? अपवाय तंत्र उसे कहते हैं नदी का वो हिस्सा, जैसे इंदिरा गांधी ना अपनी इंदिरा उसको। गांधी नहर। ऐसे ही कोई नदी है, वो बड़ी है ज़्यादा, उसमें से कोई नहर निकाल दी, उसे ही कहते हैं अपवाय तंत्र। नहीं, इंदिरा गांधी तो कृत्रिम नहर है। एक अपवाह नद तंत्र पूछ रहा हूँ मैं, अपवाह तंत्र से आप क्या समझते हो? एक नदी है, सोच लो गंगा है, हाँ, तो उसको वो ही दो भागों में विभाजित हो जाती है ना, उसे ही कहते हैं अपवाय तंत्र। यानी कि वो जिस जिस क्षेत्र में होके बहती है, तो उसका जो बहने का क्षेत्र है उसको ही क्या कहा जाता है? अपवाय तंत्र। अपवाह तंत्र। किसी मुख्य नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। यह धराती बनावट और भूगर्भीय संरचना से प्रभावित होती है। हम जानते हैं कि जल का सामान्य स्वभाव है ढाल की ओर बहना। विद्वानों के अनुसार यह माना जाता है कि आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व सतलज, यमुना और प्रागैतिककालीन सरस्वती नदी राजस्थान से होकर बहती हुई गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में गिरती थी, लेकिन भूगर्भीय हलचल और जलवायु परिवर्तन के कारण वैदिक संस्कृति की पोषक यह सरस्वती नदी लुप्त हो गई। तो आप मुझे ये बताइए, सरस्वती नदी कितनी हजार वर्ष पूर्व बहती थी? 3000 वर्ष पूर्व बहती थी। और कहाँ पे मिलती थी ये? कहाँ पे गिरती थी या कहाँ मिलती थी? कहाँ से बहती थी और कहाँ पे जाके मिलती हिमालय थी? से बहती थी। हिमालय नहीं दे रखा है। राजस्थान से होकर बहती हुई गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में गिरती थी। प्रागैतिहासिक कालीन सरस्वती नदी राजस्थान से होकर बहती हुई गुजरात में भरूच। भरूच के पास अरब सागर में गिरती थी। पूछ ले कि बताइए, सरस्वती नदी प्राचीन काल में, प्रागैतिहासिक काल में कहाँ पे बहती थी और कहाँ पे गिरती थी? राजस्थान में तो बहती थी। राजस्थान कौन सी जगह? राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। और कहाँ पे गिरती थी? ज़्यादातर तो अरब सागर में ही बताएंगे। गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में गिरती थी। अरब सागर है भरूच के पास। चल आगे आजा। जल विभाजक रेखा। राजस्थान में अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत, ये अपना जो राजस्थान का जल विभाजन है, इसमें इसका योगदान है या नहीं है? योगदान है। कैसे समझाइए। योगदान है कि वो पर्वतमाला आ जाती है ना, हम्म। तो फिर इधर को बादल नहीं जाते, पूर्वी राजस्थान में रह जाते हैं।
चल भाई आगे बता। जल विभाजक का काम करती है क्या? अरावली पर्वतमाला। क्योंकि वो मानसून है उनको इधर से साइड, जैसे कि पूर्वी साइड से आते हैं तो पश्चिमी साइड नहीं जाने देती है, और जैसे कि इनके समानांतर समानांतर वो आर पार चल जाते हैं मानसून। राजस्थान का अपवाय तंत्र। तो अब आप मुझे ये बताइए, राजस्थान का अपवाय तंत्र कितने भागों में बांटा गया है? 3 में, 4 में, 5 में? 3 में। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का अपवाय तंत्र, ठीक है ना? तो अब मैं पूछता हूँ आपसे, ये बताइए, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास और माही, ये किस अपवाय तंत्र का हिस्सा है? ये हिस्सा है अरब सागर वाला। अरब सागर से जैसे कि आप क्या समझते हो? ये अरब सागर की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर खाड़ी, तो बताइए अरब सागर में गिरने वाली नदियों के नाम। माही, लूनी, साबरमती और और पश्चिमी बनास। इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाय तंत्र कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों के नाम बताइए, कोई 3 नाम बता दीजिए। काली सिंध, बनास, बेड़च, पार्वती। हाँ तो देख, चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़च, इनकी सहायक नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाय तंत्र कहा जाता है। तो पूछ ले, बंगाल की खाड़ी का अपवाय तंत्र चंबल, काली सिंध, पार्वती, बनास, बेड़च। अरब सागर का माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास, इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाय तंत्र कहते हैं। और आंतरिक अपवाय तंत्र की नदियों के नाम बताइए। आंतरिक अपवाय का मतलब है अंदर बहती है। घग्गर है, बाणगंगा, बाणगंगा है, रूपरेखा रूपारेल, हाँ रूपारेल है, और एक मेंढा, मेंढा ये शायद जयपुर में की आंतरिक नदी है। तो घग्गर है, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि। अब एक क्वेश्चन आ जाए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है? है। लूनी, साबरमती, काली सिंध और बाणगंगा। 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 एक क्वेश्चन आ जाए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाय तंत्र का हिस्सा है। है? तो बेड़च, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास, कांतली। और बताइए, जैसे कि अरब सागर का अपवाय तंत्र है, इसमें कौन सी नदी संबंधित नहीं है? तो माही, लूनी, साबरमती या फिर घग्गर। घग्गर। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी से देख लीजिए आप। बंगाल की खाड़ी का अपवाय तंत्र में चंबल, कालीचंद, पार्वती, बनास, बेड़च। अरब सागर का अपवाय तंत्र में माही, लूनी, साबरमती, पश्चिम बनास। ठीक, अरब सागर। और आंतरिक में घग्गर, बाणगढ़, कांतली, साबी, रूपालेर और मेंढा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये नक्शा दे रखा है, इस नक्शे में कुछ साफ तो नहीं दे रखा है, लेकिन मोरेल नदी, मोरेल नदी किधर है? पूर्वी राजस्थान की साइड। लूनी नदी पश्चिमी साइड। सांबर झील अजमेर। कांतली नदी सीकर, ठीक है ना भाई। और जैसमंद झील और ये उदयपुर में। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, अब बताइए आप, उस नदी का नाम बताइए जो भैंसोरगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहती है। चंबल नदी। चंबल नदी। राजस्थान में यह नदी, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से कहाँ तक होता है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जनापाम स्थान से। हाँ, तो इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के जनापाप से है। यह राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी भैंसोरगढ़ से प्रवेश कर, अब पूछ ले, ये चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? भैंसोरगढ़ से। भैंसोरगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में, कौन सी नदी में मिलती है चंबल नदी? गंगा में या फिर यमुना में? यमुना में।
यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती है। तो दोबारा से बताइए चंबल की सहायक नदियाँ। काली सिंध, बेड़च, बनास, पार्वती। कोठारी, बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई क्या, चंबल नदी। चंबल नदी। अब आ जाइए यहाँ पे, चल बताइए। नहीं नहीं, नाम नहीं बताऊंगा मैं, डायरेक्ट ही पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन है। ये बताइए लूनी नदी का उद्गम स्थल। लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर है। कहाँ से होता है तो अजमेर में? गोविंद इसे ही थोड़ा थोड़ा और। गोविंदगढ़, हाँ, सही है, गोविंदगढ़। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं में मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। कौन कौन सी धाराओं से? सरस्वती और सागरमती। सागरमती। और कौन कौन से जिलों में बहती है यह? ये राजसमंद, अजमेर, नागौर, जालौर। राजसमंद नहीं है इसमें। हाँ, अजमेर, जालौर और बीकानेर। हाँ, अजमेर, नागौर, जालौर, बीकानेर नहीं है इसमें। नागौर है, बाड़मेर। हाँ, बाड़मेर है। तो अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। इस नदी का कहाँ पे जल मीठा होता है? मीठा बाड़मेर के बारोतर तक इसका जल मीठा होता है, उससे पीछे इसका जल खारा हो जाता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है, ये इसकी खास विशेषता है। ये किस नदी की बात है? लूनी नदी की। लोनी नदी की। इसकी सहायक नदी बता सकते हो आप? बता सकता हूँ। बताइए तो। खारी। खारी, सही है। सूकरी। सुकड़ी। मोरेले। नहीं नहीं, मोरेली नहीं है। बुया। नहीं है। गुइया। हाँ, गुइया है। गुइया, बस। जोजरी, बाड़ी, जबाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुइया, यानी कि ये बड़ी ई की ज़्यादा मात्रा है ना, वो लूनी में ही है। और जो अटपटे से नाम जैसे कि जोजरी, बाड़ी, जबाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुइया आदि, ये लूनी नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? लूनी नदी का अजमेर जिले के गोविंद सिंह जिले के निकट। गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नमक दो धाराओं के मिलने से। पूछ ले कौन कौन सी धाराओं से, पहले पूछ सका हूँ तो कौन कौन सी? सरस्वती और सागरमती। सागरमती। कौन कौन से जिले में जाती है? नागौर, अजमेर, बीकानेर, पाली। बीकानेर नहीं है। बाड़मेर और जालौर। जालोर। और सहायक नदी? खारी, मीठरी, सूकरी, गुइया और जोजरी और सागी। ठीक है ना भाई। अब ये बताइए उस नदी का नाम बताइए जो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास, चंबल, नदी। लूनी, माही। बनास नदी। यू आर राइट। और यह नदी कहाँ से उद्गम होता है? राजसमंद जिले की खमनौर पहाड़ी से। खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? बनास नदी। यह किसकी सहायक नदी है प्रमुख? चंबल की। चंबल की या फिर माही की? चंबल की। चंबल की। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, यह चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। राजस्थान जिले में खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में 20 किस, ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन। रामेश्वर, दीर्घेश्वर, रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। कौन कौन से जिलों में? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी मिल जाती है। इसका जल स्रोत राजस्थान में सर्वाधिक है और राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई क्या है? 480, 482, 486। 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर। बनास, बेड़च और मेला नदियों का संगम स्थल, जिसे किस नाम से जाना जाता है? त्रिवेणी नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी नदियों का? बनास, बेड़च बेड़च और ब्यास। क्या?
ऑप्शन अभी बोला तो था। बनास, बेड़च और मेनाल त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। बीगोद भीलवाड़ा के पास स्थित। तो ये त्रिवेणी संगम कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा की। बीगोद के पास स्थित है। टोंक व सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, उठकर कैसे भी आ सकता है, बताइए। कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरल आदि, ये नहीं है आप पे। तो बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल की। राजसमंद जिले में कमनौर की पहाड़ी से निकलती है। जिले कौन कौन से हैं जिनमें बहती है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक। बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। रामेश्वर। और चंबल नदी कौन सी जगह पे आके मिलती है? उस जगह को क्या बोलते हैं? हाँ, राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में इंटर करने से भैंसोरागढ़। भैंसोरगढ़। इनका जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान सर्वाधिक है। अगर पूछ ले बताइए जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका है, चंबल का या फिर बनास का? बनास देना है, ठीक है ना। और राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, चंबल भी नहीं है। सबसे पूर्णतः नदी कौन सी है? बनास। लंबाई 480 किलोमीटर। और त्रिवेणी संगम कौन कौन सा है? बनास, बेड़च और मेरुल। बनास, बेड़च और मेनाल। और ये भीलवाड़ा के पास, बीगोद के पास स्थित है। ठीक है भाई, बनास हो गया, लूनी हो गया। अब आ जाइए, ये बता, उस नदी का नाम बता जो बैरठ पहाड़ी से होता है। क्या? उद्गम स्थल। ऑप्शन। ऑप्शन है माही, बाणगंगा, घग्गर। माही। गलत, यू आर रॉन्ग। बताइए। दोबारा बोलना क्वेश्चन। उस नदी का उद्गम जिसका बैराट पहाड़ी से होता है। अब दो ऑप्शन। माही, बाणगंगा, घग्गर। बाणगंगा। सही है। और अमरोऊ नामक स्थान पर किस नदी का उद्गम स्थल होता है? अमरोऊ, रोरू। माही। माही। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? बाणगंगा को। बाणगंगा को। सही है। और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन है? घग्गर। घग्गर। तो एक बार बता देता हूँ मैं, बोल पाऊँ आपको। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरेरू नामक स्थान पर इस नदी का क्या है? उद्गम स्थान। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद कौन सी खाड़ी में मिलती है? कच्छ की खाड़ी में। गलत, खंबात की खाड़ी में। ठीक है ना। वो भी इधर ही तो है ये भी। हाँ, तो खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी है इधर ही, लेकिन है तो अलग अलग ने। किस में मिलती है? खंबात की खाड़ी में। बांसवाड़ा जिले में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। अब क्वेश्चन बढ़ गया, बताइए माही बजाज सागर बांध किस जिले में और किस नदी पे है? ये तो माही तो नाम से ही पता चल जाएगा, माही नदी पे, लेकिन किस जिले में है? तो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? सोंग किसकी? माही नदी की। सोंग एवं जाखम। बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में, पूछ ले, उस नदी का नाम बताइए जिसका पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नमी भूमि का निर्माण करता है। और ऑप्शन दे दिया, बाणगंगा, घग्गर, चंबल और सरस्वती। माही। माही है? गलत, बाणगंगा है, बताया तो था अभी। अरे आप माही की बात कर रहे थे अब। मेरे बात का क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, आपको तो आपने जो पढ़ा है जो बताइए, बताइए। कौन सी भूमिगत नदी आएगी? बाणगंगा। बाणगंगा। कहाँ पे उद्भव होता है इसका? मेरठ। ऑप्शन। पता नहीं है, ऑप्शन नहीं है, अभी बोला था। मेरठ। जिला का ही नाम बता दे। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में। और अर्जुन की गंगा किसे? ये बाणगंगा की बात है, आई समझ में। और घग्गर, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी भारत में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है।
तो एक बार देख लो दोबारा से। बनास नदी, बनास नदी किसकी प्रमुख प्रमुख सहायक नदी है? चंबल की। कहाँ से उद्भव होता है? राजसमंद जिले के कमनौर पहाड़ी से। ठीक है, और कौन कौन से जिलों में बहती है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी मिल जाती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, 480 किलोमीटर लंबाई है। बनास, बेड़च और मेलार इनकी जो त्रिवेणी संगम है वो बनाती है, जो बिगौद में भीलवाड़ा के पास स्थित है। और टोंक व सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? कोठारी, गंभीरी, खारी और मोयल। ये बनास नदी हो गई। लून नदी, लूनी नदी अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं से मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। यह अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी खाड़ी में? कच्छ की खाड़ी में। पूछ ले, कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी मिलती है? लूनी नदी। बाड़मेर जिले के बालोतरा इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजरी, बाड़ी, जवाई, मीटड़ी, खाड़ी, सूकड़ी, सागी, गुहिया आदि है। माही मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में अमरेरू नामक स्थान पर इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में मिलती है। खंबात की खाड़ी में किसका जल मिलता है? माही का। और कच्छ की खाड़ी में किसका नदी में जल मिलता है? लूनी नदी का। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सोम एवं जाकिम। किसकी? माही की। बाणगंगा, बाणगंगा इस नदी का उद्गम जयपुर जिले के स्थित अरावली की बैरार पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी अभयारण्य को जाता है और अर्जुन गंगा कहा जाता है। गगन नदी, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय की पर्वत की शिवालिक श्रेणी से। ऑप्शन आ जाए, बताइए गगन नदी का उद्गम किससे होता है? शिवालिक से होता है या फिर बृहत्तर हिमालय से होता है? तो शिवालिक। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। ऐसे भी घुमा सकता है कि ये बताइए गंगा नदी कहाँ पे प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है या फिर श्रीगंगानगर में? तो क्या ऑप्शन है? हनुमानगढ़। इस नदी को प्राचीन सरस्वती की नदी की सहायक माना जाता है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की वाली सबसे लंबी नदी यही है। अब आगे आ जाइए, राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं बताइए। तो आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था नदी घाटी परियोजनाओं को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उसने बोला था। और सिंचाई के उद्देश्य से प्राकृतिक जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल स्रोतों में बनाए गए बांध को बैराज कहा जाता है। बताइए बैराज किसे कहा जाता है? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। अब क्वेश्चन आ जाए, बैराज और बांध में क्या अंतर है? बैराज किसे कहते हैं? बैराज और बांध तो एक ही है, बैराज और फीडर में क्या अंतर है? ये बनाए गए क्वेश्चन। बांध को सिंचाई के उद्देश्य से प्राकृतिक जल बहाव की दिशा को परिवर्तित करने के लिए जल स्रोत में बनाए गए बांध को बैराज कहा जाता है। जल स्रोत में बनाए गए बांध को बैराज कहा जाता है। किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता है उसे फीडर कहते हैं। किसी मुख्य नहर का ऐसा हिस्सा जहाँ से पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता है उसे फीडर कहते हैं। फीडर अलग है, बैराज अलग है, और बांध को बैराज कहा जाता है। ठीक है, आगे आ जा। चंबल परियोजना। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना भाई साहब किन किन की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सही है। इस पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 4। मध्य प्रदेश में कौन सा, गांधी सागर बांध कौन से जिले में है? ऑप्शन, मंदसौर में, सिरमौर में। मंदसौर में। अन्य तीनों बांधों के नाम बताइए। राणा प्रताप सागर बांध सही है, कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में। और जवाहर सागर बांध? कोटा में। दोनों कोटे जिले में है ना। जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध कोटा जिले में स्थित है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को मुख्यतः जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। ये देख लीजिए, राणा प्रताप सागर बांध तो ये है, राणा प्रताप सागर बांध। और माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध कहाँ पे है? बताइए। माही सागर बांध
बांसवाड़ा में स्थित है। माही बांसवाड़ा में स्थित है, सही है। तो देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना चंबल परियोजना है। इसके कितने बांध है? इस पे 4 बांध है। इनमें से एक गांधी सागर बांध जो कहाँ पे है? मंदसौर में, मध्य प्रदेश में। अन्य 3 बांध राणा प्रताप चित्तौड़ में, जवाहर सागर कोटा बैराज बांध, और कोटा बैराज बांध दोनों किस में? कोटा में। कोटा में कौन कौन से हैं? जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। इन परियोजनाओं से दोनों राज्यों को मुख्यतः जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधा मिलती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बताइए उस परियोजना का नाम बताइए जिससे हमको जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधा मिलती है। चंबल परियोजना या फिर माही बजाज सागर परियोजना? चंबल परियोजना। अब आगे आ जाइए, माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पे है? बांसवाड़ा में स्थित है। माही नदी पर परियोजना स्थित है। और किन किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? राजस्थान के और मध्य प्रदेश की। यू आर रॉन्ग। ऑप्शन देता हूँ बच्चे। ऑप्शन ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। नहीं 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 नहीं, मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान और गुजरात। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई परियोजना की सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। जल विद्युत का उत्पादन भी इस परियोजना में हो रहा है। भाई साहब, क्वेश्चन ये आ सकता है, सुनो मेरी बात। जल विद्युत का उत्पादन किससे होता है? कौन सी परियोजना से? माही बजाज से भी हो रहा है और चंबल से भी हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन सिंचाई परियोजना के लिए किस परियोजना का नाम आएगा? माही नहीं, चंबल का आएगा। सिंचाई की सुविधा मिलती है। माहिकी में सिंचाई नहीं है, माहिकी में तो ओनली सिर्फ ये है जल विद्युत, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आते हैं। बीसलपुर परियोजना। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, या माही नदी का उद्गम तो मध्य प्रदेश से होता है ना? माही नदी का, माही बजाज सागर परियोजना, माही नदी का तो मध्य प्रदेश के बनवचर। हाँ होता होगा मध्य प्रदेश में, लेकिन बात बाकी आई है, वो जो बांध है ना उसको ही बोलते हैं। माही बजाज सागर परियोजना अलग है, माही नदी अलग है। ये थोड़ी है कि भाई चल पूरी माही नदी है तो उसे पूरी पे ही अपन ने बांध बना रखा है। जो बांध बनाया जाता है ना उसको ही कहा जाता है माही बजाज सागर परियोजना। जैसे कि चंबल पे बना दिया, ये बांध बोले, बांध बनाए थे ना अपन ने, ये राणा प्रताप सागर वगैरह वगैरह, तो ये परियोजना का हिस्सा है। चल बताइए, बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना राजस्थान की भी है, मध्य प्रदेश की भी है और गुजरात की भी है। बीसलपुर परियोजना मध्य प्रदेश की, राजस्थान के किस जिले से निकलती है? राजस्थान के किस जिले से निकलती है ये? ऑप्शन देता हूँ, टोंक, अजमेर, सवाई माधोपुर, जयपुर। टोंक सही है। टोंक जिले के किस नगर के पास से? टोडा भीम सिंह नगर, टोडा राय सिंह नगर नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर मुख्यतः पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना में, दोबारा से देख लीजिए। बीसलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले के टोंक टे से टोडा रायसिंह नगर, याद कैसे रखोगे? टोंक से टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर मुख्यतः पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। किन किन को कराया जा रहा है? अन्य राज्यों को भी, हाँ, अन्य नाम बताइए। उदयपुर। अभी बोला था मैंने, जस्ट अभी। इस परियोजना राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए बीसल परियोजना किन राज्यों से संबंधित नहीं है? जयपुर, अजमेर, टोंक या फिर सवाई माधोपुर। और बताइए बीसलपुर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? सवाई माधोपुर, अजमेर और भीलवाड़ा और उदयपुर। अजमेर। तो जयपुर, अजमेर, टोंक से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे स्थित है और किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये है वो 3 संगम उनकी। वो भी है और ये भी है सरदार सरोवर परियोजना। वो 3 राज्यों की थी बीसलपुर परियोजना। अरे नहीं, बीसलपुर परियोजना तो यार
बीसलपुर परियोजना किधर है? बीसलपुर परियोजना 3 राज्यों की कहाँ पे है? नहीं है 3 राज्यों की, ये में तो अपने ही जिलों की है, ये राज्यों की है। चल बता, सरदार सरोवर परियोजना ये बताऊँ? कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश एक रह रहा है। मध्य प्रदेश 3 ही तो हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बता। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरदार सरोवर परियोजना का हिस्सा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, सबसे ज़्यादा राज्यों की संयुक्त परियोजना यही है। इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में एक नहर बनाकर लाए गए जल से बाड़मेर तथा जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा मिलती है। कहाँ है महाराष्ट्र? महाराष्ट्र नीचे है ना, ये रही है महाराष्ट्र, जाइए। चल बताइए, इसके अतिरिक्त राज्य में विकसित अन्य नदी घाटी परियोजनाएं। पाली जिले में कौन सी है? जवाई, पाली ली जवाई, याद है ना, जवाई परियोजना। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, ये है वो डूंगरपुर में। तो बताइए सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में है और किस नदी पर? डूंगरपुर में। और नदी सोम नदी। उदयपुर जिले में मानसी बाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना। दोबारा से देख लीजिए, जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी बाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना आदि है। नदी अब तो इसमें और तो कुछ है नहीं। क्या आप जिले में कोई बांध परियोजना है? आगे आ जाइए, प्रमुख नहर, नहरों पे आ जाइए भाई साहब। बताइए, गंग नहर, गंग नहर का किसने उद्भव किया था, किसने क्रियान्वयन किया था? ऑप्शन। गंगा सिंह, भीम सिंह। गंगा सिंह। सही बात है। गंग नहर किस राज्य में, किस जिले में निकलती है? बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर। बीकानेर। बीकानेर। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट एक बांध बनवाया और वहां से 1927 में एक नहर बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी लाया गया। यह राजस्थान की पहली नहर है। वर्तमान में इस नहर से श्री गंगानगर जिले में सिंचाई होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है, गंग नहर से किस जिले में सिंचाई होती है? श्री गंगानगर। सिंचाई वाली कौन कौन सी जो 2 नदी आ चुकी है? चंबल। चंबल है एक तो, और एक गंग नहर। तो गंग नहर किस जिले को सिंचाई करती है? श्री गंगानगर। और कौन सी सन में बनवाई गई थी? 1926, 1927? 26। गलत, 1927। और राजस्थान में नहरों द्वारा जलापूर्ति का कार्य स्वतंत्रता से पहले ही आरंभ हो गया था। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह जी ने पंजाब में सतलज नदी पर फिरोजपुर के निकट, कहाँ पे? फिरोजपुर के निकट। ये फिरोजपुर कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में। पंजाब में जिस सतलज नदी के तट पर फिरोजपुर के निकट एक बांध बनवाया, जो वहाँ से 1927 ईस्वी में एक नहर बनाकर पश्चिमी राजस्थान में पानी लाया गया। यह राजस्थान की पहली नहर है। कौन सी? पहली नहर है कौन सी? गंग नहर। वर्तमान इस नहर से श्रीगंगानगर जिले में सिंचाई होती है। इंदिरा गांधी नहर पे आ जाइए भाई साहब, ये बहुत काफ़ी और इम्पोर्टेंट है। उस नहर का नाम बताइए जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल उपलब्ध करवाती है। इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर या फिर बागड़ परियोजना? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। इस उद्देश्य से इस नहर को बनाने का सुझाव कुंवर सिंह ने दिया। हाँ, कंवर सेन ने। तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन ने। कौन सी सन में? 1948 में। 1948 में। केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद 1952 में पंजाब में सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पर कौन सा बांध बनाया गया था? हरी के बांध और गंभीरी बांध हरी के बाद। या फिर फीडर बांध?
हरि के बैराज नामक बांध का काम शुरू हुआ। हरि के बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावली तक, कहाँ से? हनुमानगढ़ के मसीतावली तक कितने किलोमीटर का फीडर नहर है? 204, 206 बताइए। 206। नहीं गलत है, 204। कहाँ से? हनुमानगढ़ से मसीतावली तक कौन सा फीडर नहर है? हरि के बैराज से, ठीक है ना भाई। मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? 8000। अरे नहीं 8000 नहीं है, 620। 620 भी नहीं, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। 649, 8000 और 670। 649 तो मुख्य नहर की लंबाई है। और वितरिकाओं की लंबाई कितनी है? 8000। ये तो हो जाएगा याद है। जिनसे लगभग 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। भाई साहब, पश्चिमी राजस्थान में इसकी वजह से आजकल बहुत फसल होती है नहीं, वरना वहाँ पर रेगिस्तान ही नहीं, रेगिस्तान था। नहर का अंतिम बिंदु वर्तमान में बाड़मेर के गडरा रोड तक है। अंतिम बिंदु कहाँ तक है? गडरा रोड तक। और मरुगंगा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। यदि इस नहर को आगे बढ़ाकर गुजरात में कांडला बंदरगाह तक जोड़ दिया जाए तो इसमें छोटे जहाज़ों एवं नावों का संचालन किया जा सकता है। आई समझ में? और आर पार, जैसे कि उत्तरी भारत से, जैसे कि सतलज का, और ये जहाज़ है, छोटी मोटी नदियाँ, ये जल जल में होकर डायरेक्ट गुजरात की साइड निकल सकते हैं। थार के मरुस्थल का ढाल पश्चिम में होने के कारण, अब ये क्वेश्चन आ भी सकता है, बताइए थार के मरुस्थल का ढाल पूर्वी साइड में या फिर पश्चिमी साइड में? पश्चिमी साइड में। पश्चिम साइड में होने के कारण पूर्वी भाग में पानी लाने के लिए अब तक कई उत्थापक यानी कि लिफ्ट नहरें बनाई गई है। इंदिरा गांधी नहर के कारण क्षेत्र में कृषि विकास, मरुस्थल प्रसार पर रोक, ये सब होते हैं नहर से, तो है ना भाई। तो देखिए चित्र दे रखा है, कहाँ से निकलती है? हरि के बैराज से, ब्यास नदी पर, सतलुज नदी, और ये पंजाब हनुमानगढ़ में। और ये बहुत, इसकी लंबाई कितनी है? 649। वितरिकाओं की 8000। और हनुमानगढ़ के मसीतावली तक फीडर की लंबाई 204। स्वीकृति दी 1952 में, प्रस्ताव दिया 1948 में, इंजीनियर कुंवर सेन में, रेगिस्तान में मरुगंगा इसका नाम है। ये हो गया। अब आगे आ जाइए, देखिए इंदिरा गांधी नहर में जल पर, अब इसकी वजह से सेज की समस्या है, लेकिन वर्तमान में इसका काम इसका पुनरुद्धारण का काम चल रहा है, यानी कि पुनर्निर्माण का काम चल रहा है कहीं जगह, इस वजह से उसमें पानी को रोक रखा है। अब आ जाइए भरतपुर नहर। भरतपुर नहर यमुना नहर के इस नहर का निर्माण किया। पश्चिमी यमुना नहर से इस नहर का निर्माण किया गया। भरतपुर नहर से राजस्थान के केवल किस जिले में, या तो भरतपुर है तो भरतपुर जिले को सिंचाई होगी, है ना भाई, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जल संरक्षण प्रबंधन को सब जानते हैं, है ना। विश्व स्तर पर सभी देशों में स्वच्छ जल की मात्रा को सुरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि आने वाले पीढ़ियों को स्वच्छ जल मिल सके। जल संरक्षण के उपाय में जो साधन काम में लिए जाते हैं, जैसे कि अपने यहाँ पे कुंड बनाए जाते हैं ना, ऐसे ही कोई तीनों के नाम बता। बावड़ियाँ है, और तालाब जल्दी बता। बावड़िया, तालाब, और एक और है कुएं आएंगे इसमें या फिर नलकूप आएंगे? नलकूप। नहीं नलकूप मत कर देना इसमें। अपन पूछ रहे हैं जल संरक्षण, जैसे कि जो बरसात का पानी आता है वो एकत्रित होकर जल का भूमिगत स्तर को बढ़ाए, आई समझ में, तो उसमें कुएं आएंगे, कुएं, बावड़ियाँ आदि। नलकूप तो यार दोहन करते हैं जल का, तो वो जल संरक्षण में कैसे आ जाएंगे? हैं, नहीं दे रखा इसमें यार, इसमें दे रखा है तालाब, झीलें, कुएं, बावड़ियाँ आदि इसके उदाहरण हैं। आगे आ जा। उदयपुर में ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली एक अध्ययन, तो इसमें मेन पूछ लेता हूँ आपसे, हैं मेवाड़ के महाराणा किसने जयसमंद झील का निर्माण किया था? मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने कितने सन से कितने सन तक? 600 ऑप्शन 680 से 690, 687, 691। 687 कौन सी नदी पर? ऑप्शन
गोमती नदी पर करवाया, जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। आई समझ में? पूछ ले, जयसमंद झील का निर्माण कौन सी नदी पर करवाया? गोमती नदी पे। गोमती नदी पे, याद रखना है। उदयपुर शहर में 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित चिकलवास गांव के समीप पहाड़ नदी पर महाराणा फतेह सिंह द्वारा एक बांध बनाकर वर्षा ऋतु में प्रवाहित अतिरिक्त जल को फतेह सागर पहुंचाने के चिकलवास नहर का निर्माण किया। इस नहर निर्माण से फतेह सागर महाराणा नदी की 118 वर्ष पहले पहुंचा दिया गया था। अब तो ये तो कुछ नहीं है। उदयपुर बेसिन में जलाशयों का निर्माण, कौन कौन से जलाशयों का निर्माण किया गया था? गोवर्धन सागर, दूध तलाई, पिछोला झील, अमरकुंड, कुमारियाँ, तालाब और रंग सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर। जलाशयों का निर्माण जल प्रबंधन की दृष्टि से विश्व भर में सर्वोच्च स्थान है, उदाहरण है ना भाई। अब क्या है? महाराणा राजसिंह प्रथम द्वारा नदी बहाव को कृत्रिम रूप से मोड़कर उसे स्थायी प्रदान देना। मेवाड़ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल उभयसर क्षेत्र में वर्षा ऋतु में बहने वाली नदी को मोड़कर मोरवानी नदी में मिला दिया गया। इस प्रकार उभयसर क्षेत्र में जल को जना सागर तथा फतेह सागर में पहुंचा दिया। उभयसर के जल को मोरवानी नदी के साथ मिलाने का कार्य 1600। इनमें से क्वेश्चन तो यही आता है कि भाई जयसमंद झील कौन सी नदी पे है और कब से कब कराया और किसने कराया, है ना। और कहाँ से शुरू हुआ था? जैसे कि 6 किलोमीटर दूरी पर चिकलवास गांव के। चल जाने दे। इसमें जो मैन जो ये थे कि गोवर्धन सागर, दूध तलाई, पिछोला झील। अगर पूछ ले कि बताइए जयसमंद झील या फिर ये है ये उदयपुर झील, ये जलाशय उदयपुर से, इनमें से कौन से संबंधित नहीं है उदयपुर बेसिन में? इनमें से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो गोवर्धन सागर, दूध तलाई, पिछोला झील, उमरकुंड, कुमारिया तालाब, रंग सागर, स्वरूप सागर, फतेह सागर जलाशयों के निर्माण में जल प्रबंधन की दृष्टि से विश्व भर में सर्वोच्च उदाहरण है। चलो आगे चलते हैं। इसमें कोई खास नहीं है, खासते जो पढ़ ली है। बात हो गया। ये है, ये नक्शा दे रखा है। झीलों को जोड़ने वाले सेतु गोवर्धन सागर पिछोला, पिछोला दूध तलाई, पिछोला अमरकुंड, पिछोला कुमारिया तालाब, कुमारी तालाब रंग सागर, अमरकुंड रंग सागर स्वरूप सागर, स्वरूप सागर। ये बड़ी एग्जाम में आएंगे, रीट बीट वगैरह में तो नहीं आएंगे इतने है क्वेश्चन के। चल आगे चलते हैं। चल हो गया पाठ अपना, और क्या है। चल बताइए, अपवाह किसे कहते हैं? नदियों का बहना। नदी जल का बहना प्रवाह है ना। अवशेष, अवशेष मतलब वो सरस्वती नदी के कुछ अवशेष मिलते हैं। जैसे कि संकेत। संकेत नहीं, मैं अर्थ पूछ रहा हूँ अवशेष का। अवशेष कैसे कहते हैं? प्राचीन काल। अवशेष मतलब बचा हुआ, अपशिष्ट, अवशेष। अनुपयोग पदार्थ, संरक्षण, सुरक्षित रखना, रख रखाव। बनास व बेड़त किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? चंबल पे। सोमकमलम्बा परियोजना स्थित है सोम नदी पे। सोम नदी पे। सोम कमला अपना सोम नदी पे ही तो है ना। सोम कमला अम्बा परियोजना स्थित है डूंगरपुर में, हाँ तो नाच पूछो। है ना। और नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। कौन सी नदी का? ये पढ़ा था आपने। बाण गंगा का। बाण गंगा का। सही है। सही है। हाँ बाण गंगा का। एशिया की सबसे बड़ी नहर प्रणाली इंदिरा गांधी। विश्व के मीठे की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जयसमंद। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के मंदिर। जल विभाज्य रेखा से आप कहें जल को विभाजित करें। बनास की प्रमुख सहायक नदियों के नाम कोठारी, गंभीरी और खारी। राजस्थानी प्रमुख नदी घाटी परियोजना के नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, तो ही है। चंबल 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 भी, सोम कमला। हाँ ये वही था ही, दो ही कहीं प्रमुख पूछ रहे तो प्रमुख में ये सभी आती है। चंबल परियोजना पर लघु निबंध लिखिए। चलो बताइए, चंबल परियोजना पर लघु निबंध लिखिए। छोटा सा निबंध। हाँ जो भी कुछ आता है वो बताइए। चल निबंध बताइए, चंबल परियोजना पर लघु निबंध लिखिए। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी के जनापाम स्थान से उद्गम होता है। सही है। यह राजस्थान में कोटा जिले के भैंसोरगढ़ में प्रवेश करती है। हाँ। यह राजस्थान के जिलों जैसे कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर इनको जल की सिंचाई उपलब्ध कराती है। इसकी सहायक नदी है काली सिंध, बेडज, बनास, पार्वती। हाँ सही है ना। और क्या रह रहा है इसमें? और कुछ नहीं रह रहा।
हाँ, तो और जैसे कि और भी तो लिख सकते हैं कि भाई इसमें जैसे कि सिंचाई के लिए, और जिससे कि फसल है इनका टाइम पे वो किया जा सके, जल की पूर्ति की जा सके हैं। तो इसका हमारे राजस्थान की विकास में कुछ हद तक बहुत ही योगदान है, इससे हमको विद्युत भी मिलती है, को नहीं कहे। चल तो ठीक है दोस्तों, आज के इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरे हमने कर लिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।